अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि शहर लाहौर में शहरियों को इंसाफ देने वाला पुलिस का इन्वेस्टिगेशन विंग किस तरह से काम करता है। सीसीपी लाहौर बिलाल सदीक कमियाना का कहना है कि इन्वेस्टिगेशन विंग में इन्वेस्टिगेशन के मयार को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। दूसरी जानिब इन्वेस्टिगेशन विंग में बोगस रिकवरियों का भी मामला सामने आया है कि ऐसे मुकदमात जो डकैती के होते हैं उसमें पुलिस यानी कि इन्वेस्टिगेशन विंग किस तरह से बोगस रिकवरियां करता है, ये भी हम आपको दिखाते हैं आज के इस प्रोग्राम में। सरबराह लाहौर पुलिस किन बातों की निशानदेही करते हैं और किन मामलात में बेहतरी लाने की ज़रूरत है, ये सब कुछ आपको दिखाते हैं आज के इस प्रोग्राम में। हमें बेहद ज़रूरत है क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन पे फोकस करने की। इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले से जो बात हुई उसमें कुछ इस तरह से भी मामला देखने के आ रहे हैं कि जो रोड पेंडिंग यानी कि ज़ेर तफ्तीश मुकदमात हैं उनको फौरी तौर पे हल करने के लिए पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन विंग के जो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन हैं, जो आईओ हैं, वो उस केस को फौरी हल करने के लिए झूठी और बोगस रिकवरियां भी डाल रहे हैं। हमारे साथ हैं जी सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं, लेकिन एक आम शहरी की तरह हमने इनको प्रोग्राम में शामिल इसलिए इनके मौक़िफ़ को शामिल करने की कोशिश की है कि जो इनके साथ हुआ, बावजूद इसके कि ये जर्नलिस्ट भी हैं और आम शहरी भी हैं, तो इनके साथ क्या हुआ शायद ये आम आदमी से बेहतर तरीके से हमें बता सकें, एक्सप्लेन कर सकें। इनके साथ भी डकैती की एक वारदात होती है, उस वारदात के बाद पुलिस किस तरह से बोगस रिकवरी करती है इन्वेस्टिगेशन विंग, ये इनकी ज़ुबानी जानते हैं। सजाद काज़मी साहब, एक तो बड़ा अफसोस हुआ कि आपके साथ डकैती की वारदात हुई और फिर आपका मोबाइल जो है वो मिल भी गया और आपने हमें बताया ही नहीं कि आपकी रिकवरी हो गई। क्या था मामला, पहले बताएं कि वारदात किस तरह से हुई, फिर आपकी रिकवरी कैसे हुई, कितने पैसे आपको मिले? शेख साहब बहुत बहुत शुक्रिया। असल में बड़े अफसोस की बात है कि हमारा जो सिस्टम है, ये हम बातें तो बड़ी सियासी भी करते हैं, इधर उधर की भी करते हैं, पुलिस भी करती है, सिक्योरिटी इदारे बड़ी बातें करते हैं, लेकिन गरीब आदमी की जो पहुंच है वो थाने और यहाँ इधर इर्द गिर्द में जो है ना वो बहुत ही कमज़ोर है। ठीक है, यानी अगर किसी के पास पैसा है या उसकी अप्रोच है तो वो अच्छी जगह पे जाके थानेदार के कमरे में भी बैठ सकता है, वहाँ पे भी ऑर्डर कर सकता है, अपना काम करवा सकता है। लेकिन अगर किसी के पास अप्रोच नहीं है, वो न्यूट्रल होकर ये सोचता है कि मैं जनाब FIR करवाया हूँ तो बस कानूनी तौर पे अब मुझे फॉलो किया जाएगा और मैं थोड़ा सा टाइम दूंगा और मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये ऐसा सिस्टम नहीं है हमारे यहाँ। ठीक है, हमारे यहाँ कानून के अंदर, एक्ट के अंदर तो होगा, लेकिन प्रैक्टिकली जो है वो सिस्टम उल्टा, इम्प्लीमेंट नहीं उस पर होता, इम्प्लीमेंट नहीं होता। ये मैं अपना वाक़या अगर आपको बताऊँ, मेरे पास 19 प्रो फ़ोन था, तकरीबन उसकी मार्केट वैल्यू उस वक्त 1 लाख रुपया थी। ठीक है, 9 सितंबर 2023 रात 9:25 पर मैं गुज़रा हूँ फिरोजपुर रोड से, तकरीबन पाक अरब के ऑपोजिट बिल्कुल। मैं थोड़ा सा आगे जाके तो रिक्शे पे उतरा हूँ और उतर के मैंने अभी स्टॉप पे अपना यानी अपने आप को संभाला ही है, खड़ा हुआ हूँ, तो 2 अफराद आए हैं गन पॉइंट पे। एक के पास पिस्टल, एक के पास कोई गन थी लंबी सारी। दो लोग जी, 2 अफराद थे, मतलब डाकू 2 आए। उन्होंने बाइक मेरे 125 था उनके पास आगे साइड पे खड़ी की, यानी मैं ताकि शायद उन्होंने जानबूझ के कि पीछे वाली नंबर प्लेट उनकी नहीं थी, ठीक है, आगे शायद उन्होंने लगाई हो पुलिस को धोखा देने के लिए ताकि ये नंबर ना पढ़ सके, पीछे उसके नंबर नहीं था। ठीक है, एक उतरा, उसने कहा निकाल दो। मैं उस वक्त तकरीबन कॉल के मूड में था, ठीक है, उतर के दोस्त को कॉल करने वाला, तो उसने पकड़ के जनाब मेरे मोबाइल पकड़ा और मुझसे पर्स भी लिया। तो मोबाइल पकड़ने के साथ पर्स लिया ज़बरदस्ती। मैं जब पर्स से मैंने थोड़ा सा इज्तनाब किया कि आपने मोबाइल ले लिया है तो आप चले जाएं, ठीक है, लेकिन उन्हें थोड़ा सा पर्स में पैसे कितने थे? पर्स में 10,200 रुपया था टोटल। अच्छा, तो ले गए जनाब वो, उन्होंने ऐसे करके पैसे पकड़े हैं जेब में। वो असल में पर्स मेरा दे गए और पैसे उन्होंने उसमें से निकाल लिए। उसने कहा ये पकड़ो, ऐसे ज़मीन पे फेंक दिया और निकल गए। मैंने कोशिश की कि शायद कोई नंबर, लेकिन वो मैंने जज किया कि नंबर उन्होंने जानबूझ के जो है ना प्लेट उड़ाई हुई है उसकी, उसका नंबर नहीं था गाड़ी का 125, शायद वो भी चोरी की हो। सिस्टम ही ऐसा है जैसे पिछले दिनों
ये जो हो रही हैं रिकवरियाँ, उसमें पता चलता है कि गाड़ी भी पहले चोरी की थी, फिर आगे फिर उस पर चोरी की गई, फिर उस पर डकैती की गई। तो सिस्टम ही ऐसा है कि सड़कों पे घूम रहा है, उसको कोई पूछने वाला नहीं कि वो चोरी की गाड़ी पे घूम रहा है या अपनी लेके घूम रहा है। तो इस सारी सूरत हाल पे मैंने फौरी तौर पे, मेरे पास जो बंदा खड़ा था स्टाफ पे, मैंने उससे कहा यार मुझे मोबाइल दो अपना। मैंने कहा 9:25 पे तकरीबन मेरे साथ ये वारदात हुई है, तो 9:26 पे मैंने 15 पे कॉल मिला दी है। ठीक है, 1 मिनट के वक्फे के बाद वक्फे के साथ फौरी उन्होंने मुझे कहा जी आप ऐसा करें, आप किस वक्त, मैंने कहा मैं इस जगह पे खड़ा हूँ। ठीक है। उन्होंने कहा आप ऐसा करें, आप जाके ना थाने रिपोर्ट कर दें। अच्छा, 15 की कॉल पे उन्होंने आना भी गवारा नहीं किया। मैंने कहा मैं इधर ठहर, उन्होंने कहा नहीं आप थाने जाके एप्लीकेशन दे दें, आपके एक्शन लेते हैं आपके इस एप्लीकेशन पे। मैं थाने गया हूँ, थाने जाकर मैंने एप्लीकेशन दी है। पहले तो फौरी FIR हो गई? नहीं, फौरी FIR नहीं थी हुई। फिर मैंने, बल्कि वो एप्लीकेशन ही ले रहे थे, वो कह रहे थे कि आज जो डकैतियाँ बहुत ज़्यादा हो गई हैं, तो आपकी डकैतियाँ आज नहीं, रोज़ाना ही ज़्यादा हो रही है। हाँ, उन्होंने कहा जी आपकी हम FIR कल करेंगे। अच्छा। मैंने कहा सर रीज़न, मेरी आज वकूआ हुआ है, मैं FIR करवाने के लिए इधर बैठा हूँ, आया हूँ, तो आप इसको कंसीडर। वो एप्लीकेशन डायरी नंबर नहीं दे रहे थे। FIR तो दूर की बात है शेख साहब, क्योंकि अगर वो डायरी नंबर दे दे तो वो शो हो जाना था कि एक डकैती के लिए एक एप्लीकेशन आई है। तो बड़ी ज़बरदस्ती एक मैंने दोस्त से कॉल करके सिफारिश डलवा के उनको, तो उन्होंने कहा यार आपकी मेहरबानी, इसकी एप्लीकेशन तो रखें, FIR तो बाद का मसला है। वो एक उन्होंने कहा जी फ़लाँ अल खिदमत वाले जो बैठे होते हैं, जो हाँ जी, वो फ्रंट डेस्क, जो फ्रंट डेस्क वाले, उन्होंने कहा जी वो आप फ़लाँ जगह से अप्रूवल लें तो फिर हम एप्लीकेशन जमा करते हैं। तो फिर जो फ्रंट डेस्क है उसका तो मकसद ख़त्म हो गया कि एक बंदा एप्लीकेशन लेके किसी ASI या SI के पीछे भाग रहा है, उसे ढूंढ रहा है इधर उधर के, वो मिले, उसके साइन हो तो मैं फ्रंट डेस्क पे इस पर एप्लीकेशन जमा कराऊँ। तो ये भी निज़ाम जो है ये बड़ा मशकूक सा है कि आप फ्रंट डेस्क पे उसकी कोई हेल्प नहीं कर सकता उस एप्लीकेशन पे। बहरहाल मैं वो उनको SI थे, उनको ले के एप्लीकेशन जमा करा दी। मैं घर आ गया, मेरी FIR हुई, उसके अंदर मैंने तकरीबन सेकंड हैंड मोबाइल, चूँकि मैं लिखा था 50,000 रुपये उसकी लागत लिखी थी, लेकिन FIR के अंदर लिखा कि 45,000 का मोबाइल, 5,000 वहाँ से भी कम हो गया। मैंने जी कोई बात नहीं, अब मैं वेट कर रहा हूँ कि कब डाकू पकड़े जाते हैं, कब ये मेरी रिकवरी होती है। ठीक है। तो नहीं, जब आपकी FIR हो गई, ऑपरेशन वालों ने FIR कर दी, फिर आप केस आपका चला गया इन्वेस्टिगेशन विंग के पास, तो फिर आप उधर मुंतज़िर हो गए, आस उम्मीद लगा ली कि डाकू पकड़े जाएंगे। इन्वेस्टिगेशन की बात बताऊं कि मुझे, मैं ऐसे ना FIR चेक करता रहता था वक्फे से, चूँकि जो जिस बंदे को ग्रेजुएट बंदा होता है उसको पता है कि FIR रिकवरी का क्या तरीकाकार होता है, तो ये कैसे करते हैं। तो मैंने अल खिदमत मरकज़ से एक दिन FIR का स्टेटस चेक किया, तो उस पर मेरी रिकवरी डली हुई थी। अच्छा, चालान जमा हो गया तो आपको मिल गए ना पैसे फिर? 3 पर नहीं सर, सुने तो सही ना, वहाँ पे लिखा हुआ था कि जनाब मोहम्मद नादर और मोहम्मद शाहद, ठीक है, 2 मुलज़म आपके पकड़े गए हैं, उनसे 3-3 हज़ार रुपया जो है वो रिकवर कर लिया गया। ये हम आपको स्क्रीन पे भी दिखा रहे हैं कि जिसमें रिकवरी जो है वो इनकी हो गई है, लेकिन अब ये इंकशाफ करेंगे कि रिकवरी इनको हुई या कैसे हुई, ये बताते हैं। अब ये जब मुझे इस स्टेटस का पता चला तो मैंने वहाँ के निश्तर थाना, निश्तर कॉलोनी, फिरोजपुर रोड, वहाँ के जो इन्वेस्टिगेशन के हेड हैं कासिम गुज्जर साहब गालबन उनका नाम था, काफ़ी अरसे से वहाँ पे तैनात है। हाँ, ज़ाहिर है काफ़ी अरसे से उनकी अप्रोच होगी, तो वो काफ़ी अरसे से तैनात हैं। तो इसी तरह असगर भट्टी साहब भी हैं काने में, वो भी काफ़ी अरसे बाद आ जाते हैं, उधर ही रहते हैं। वो तगड़े इन्वेस्टिगेशनों में उनका शुमार होता है, तगड़े काम के लिहाज से नहीं, सिफारिश के लिहाज से। हाँ जी, तो मैंने उनको कहा कि जनाब फ़ोन कॉल की, मैंने कहा सर मेरी वो पकड़े गए हैं डाकू चोर, तो मुझे रिकवरी अपना आपने, उन्होंने कहा जी हाँ हमने कर ली है, तो आप हमसे रब्ता कीजिएगा 1-2 दिन बाद। अच्छा, इसमें काज़ी साहब ये बताएं कि रिकवरी कितनी लिखी हुई थी? सर 3,000 रुपया। अच्छा, लेकिन आपका 50,000 का मोबाइल था, 45,000 रुपया उन्होंने लिखा, 10,000 रुपया कैश था। सितम ज़रीफ़ी है कि उसकी रिकवरी 3,000 रुपया हुई, ताकि ये यहाँ पे काज़मी साहब मैं बताता हूँ, ये CCP लाहौर जो बिलाल सदीक कमयाना साहब हैं, उन्होंने एक इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले से बहुत अहम हुक्म जो है वो सादर फरमाए हुए हैं कि रोड पेंटिंग जो ज़ेर इल्तवा, ज़ेर तफ्तीश केस हैं, इनको फौरी तौर पे हल किया जाए, इनके चलान मुकम्मल किए जाएं, अदालतों में जमा कराए जाएं,
तो उसका एक आसान हल, क्योंकि पुलिस जो है वो ज़ाहिर है बेहतर हल निकालने में उनका कोई आसानी नहीं है, तो इन्वेस्टिगेशन विंग ने एक ऐसा आसान हल निकाला कि जो रिकवरियां हैं, किसी का 45,000 गया है, किसी का 40,000 गया है, तो उसकी छोटी छोटी रिकवरियां 3,000 जैसे काजमी साहब की FIR नश्तर कॉलोनी का पुलिस स्टेशन जो है वहाँ की है, तो उसमें 3,000 रुपये रिकवरी डाल के चालान अदालत में जमा करवा दिया। ना मुद्दई को ये उसका वो सामान मिला, मोबाइल मिला, ना पैसे मिले, ना इनसे किसी ने राब्ता किया, लेकिन कागज़ों में इन्वेस्टिगेशन विंग की, ख़ासकर नश्तर कॉलोनी इन्वेस्टिगेशन विंग की इतनी बदनीयती शामिल है कि उन्होंने एक बोगस रिकवरी डाल के तो अपने नंबर्स जो हैं वो बढ़ाने की कोशिश की। यकीनन जो CCPO साहब हैं वो बड़ा सख्त एक्शन लेते हैं इस तरह के केसेस के ऊपर। उम्मीद है कि काजमी साहब का अगर 50,000 की बजाय 45,000 रुपये का मोबाइल डाला है और 10,000 रुपया जो है वो कैश रिकवरी उसमें गई है, तो वो उनको नहीं मिला, तो अगर किसी ने वाकई ये झूठी रिकवरी, बोगस रिकवरी डाली है तो उसको भी सज़ा मिलनी चाहिए और इनकी रिकवरी भी वापस होनी चाहिए। इसी तरह से हमने सवाल, इसी तरह के बहुत सारे लोग हैं जिनसे मैंने ये पूछा, तो उन्होंने कहा कि हमारी तो रिकवरी वहाँ पे शो होती है लेकिन हमें तो रिकवरी मिली नहीं है। ये लाहौर के मुख्तलिफ थाने, काना भी उसमें सैर फहरिस्त है, काना पुलिस स्टेशन में भी इसी तरह के बेशुमार रिकवरियाँ वाले लोग ऐसे हैं कि उनको जो है वो कागज़ों में रिकवरी हो जाती है लेकिन मिलती नहीं है। शादरा का इलाका है, वहाँ पे भी इसी तरह से हो रहा है। जहाँ पर डकैती की वारदातें ज़्यादा होती हैं, जो क्राइम रेट जिनका बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे शफीकाबाद है, वहाँ पे भी ऐसे ही हो रहा है। बहुत सारे थानों में इस तरह की हो रही है और CCPO साहब को इसके ऊपर एक ना कोई एक्शन ज़रूर लेना चाहिए। हालांकि वो ये कहते थे लास्ट टाइम पे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि इन्वेस्टिगेशन विंग जो है वो हमने बहुत बेहतर कर दिया है, बड़ी बेहतरी आ रही है। लेकिन ये सवाल जब उनसे किया, मैंने ये उनसे सवाल किया, तो उसके जवाब में उन्होंने कहा कि अभी भी इन्वेस्टिगेशन की जो मयार है उसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। मेरा ख्याल है मयार के साथ साथ तमाम चीज़ें जो इन्वेस्टिगेशन के लवाजमात हैं उनको बेहतर और दुरुस्त करने की ज़रूरत है, और अगर ये दुरुस्त नहीं हो रहे हैं तो इस वक्त जो DIG इन्वेस्टिगेशन है उसके ज़िम्मेदार वो हैं। जी काज़मी साहब आगे बताइएगा। जी बिल्कुल शेख साहब, ऐसे ही आपने कहा है कि आला सतह पे तो सब अच्छा की रिपोर्ट दी जाती है, मगर सूरत हाल नीचे अजीब है लोगों से। यानी दो पार्टियां FIR हुई है, इन्वेस्टिगेशन वाले 50,000 मदई से भी ले लेते हैं, 50,000 मुलजम से भी ले लेते हैं। अब दोनों को टरखाया जा रहा है, ना उसकी जनाब रिकवरी मुकम्मल की जाती है, ना उनके चलान मुकम्मल किए जाते हैं, ना उनकी ज़मानतें कैंसिल करवाई जा रही हैं, ना उनकी ज़मानतें हो रही हैं। ये एक अजीब सी कैफियत है। और अगर आप कभी खुली कचहरी लगाएं तो ये खुली कचहरी के अंदर अभी SP ने मॉडल टाउन ने कुछ दिन पहले ऐलान हुआ मस्जिद के अंदर के जनाब SP मॉडल टाउन ने काने में खुली कचहरी लगा रहा है, तो लोगों को तो आगे ही नहीं जाने दिया दिया। पहले पुलिस फिल्टर करती है उसको, वो केस वैसा जाने देते हैं जो पुलिस के खिलाफ ना जाता हो। वो बिल्कुल आप किधर आए हैं, हाँ। उसे रास्ते में घेर लेते हैं, वो जी मेरा ये मसला बच्चा अगवा हो गया, उसे उससे साइड पे कर दिया, जिसमें देखा कि इसका जनाब कोई काम इस तरह का है तो उसको आगे कर दिया, कोई माठा सा काम। अच्छा काजी साहब, वो जो रिकवरी है अब वहाँ पे आ जाएंगे, आपने इंचार्ज रिकवरी के लिए सर मैंने कहा मुझे कॉल क्यों नहीं की गई जब आपने मुलजम पकड़ लिए, सारा कुछ हो गया, तो मुझे भी तो कह सकते थे कि यार पहचानो इनको, यही बंदे हैं। ठीक है, तो उसका कोई तरीकाकार होना चाहिए, मुझे बताएं, मैंने पैसे लेने आना अपने, या मोबाइल अगर पकड़ लिया आपने या कैश उनसे ले लिया है, उन्होंने बेच दिया है मोबाइल, कुछ तो मुझे बताएं। अगर मोबाइल बेच दिया तो कैश आपने रिकवर कर लिया, मुझे दे दें। ठीक है। लेकिन वो कह रहे जी मैं कहीं शादी पे बिज़ी हूँ, 1-2 दिन में बात करता हूँ, आप 3 दिन बाद बात करें। मैंने फिर 2-3 दिन बाद कॉल की, उन्होंने कहा जी मैं बस अगले हफ्ते तक आपको आपकी जो रिकवरी देता हूँ ये करता हूँ। मैंने फिर अगले हफ्ते 3,000 भी आपको नहीं मिला। मैंने फिर आगे कोशिश की उनसे बात करने की, उनको कहा, उन्होंने कहा जी वो मैं कहता हूँ मरर को, वो आपको किस्तों पे पैसे देता है। अच्छा 3,000 भी, जो 200 रुपया महीना किस्त आपको। मैं हैरान हुआ कि मैं किस्तों पे पैसे लूँगा, आप चले जाया करें उधर से किस्त ले आया करें, 500,000 या जितनी भी उन्होंने, जाहिर है 3,000 की अगर किस्त करनी थी तो इंस्टॉलमेंट कितनी होनी थी, 200-300 ही होनी। चले, तो मैं बड़ा हैरान हुआ। फिर मैंने, अब 8 माह हो गए सर इस वाक़या को। अब आपने नया मोबाइल ले लिया? सितंबर 23 से लेकर, जाहिर है सर मेरा काम ऐसा है, मेरे लिए मोबाइल ज़रूरी है, चाहे मैं उधारा लूँ या कैश लूँ, लेकिन मोबाइल ज़रूरी है। मोबाइल आपने लिया। अच्छा काज़मी साहब, बाइज़ हुए बगैर आप जब CCPO लाहौर
जो लाहौर के सरबराह हैं, उसके बाद सेकंड नंबर आता है डीआईजी इन्वेस्टिगेशन, उनसे कुछ कहना चाहते हैं? जी मैं कहना चाहता हूँ जनाब डीआईजी इन्वेस्टिगेशन साहब, अगर आप ग्राउंड रियलिटी पे जाएं और बाहर निकल के आम आवाम के मसाइल अगर सिविल कपड़ों के अंदर जाके सुने, आप थानों के अंदर इन्वेस्टिगेशन के बाहर खड़े हो जाएं, आप इन्वेस्टिगेशन निश्ते टाउन और कान्हा ही चले जाएं, आपको लाहौर में कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई और किसी प्रैक्टिकल की ज़रूरत नहीं है। आपको इतनी दुनिया मिलेगी, इतने जरीलो ख्वार लोग पैसे दे के भी सिफारिशें डलवाते हैं कि खुदारा हमारे अब पैसे वापस कर दें, काम नहीं हुआ। लेकिन कुछ ना कुछ होना चाहिए। इस तरह का जो जलालत है वो आवाम को मिल रही है, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। बंद कमरों पे बैठे हुए हैं जनाब, एसी लगाए हुए हैं ऑफिसर्स ने, अब सब अच्छा की रिपोर्ट ले रहे हैं। समझ नहीं आती ये जो क्राइम रेट है वो नीचे कैसे आ रहा है। लोग वैसे ही फंसे हुए हैं, वैसे ही डकैतियाँ हो रही हैं, चोरियाँ हो रही हैं, फायरिंग हो रही है, कत्लो गारत हो रही है। जहाँ देखें जनाब, आप एफआईआर का नंबर चेक करें शेख साहब, मेरा एफआईआर का निश्तर कॉलोनी के अंदर नंबर 6600 कुछ था 23 के अंदर। आप अंदाज़ा लगा लें कि सितंबर का महीना था, इसके बाद मज़ीद एफआईआर 3 माह के 4 माह के अंदर कितनी एक साल के अंदर कंप्लीट हो जानी। तो अगर एफआईआर का इतना रेशो है, आप एफआईआर को फॉलो करें कि एफआईआर का क्या बना। एफआईआर को हमने देखा है कि इन्वेस्टिगेशन वाले वैसे ही ज़ाया किए जा रहे हैं, इसको खारिज कर दो, इसको फारग कर दो, इसको फारग कर दो। जानबूझ के कॉल नहीं की जाती बेचारों मदइयों को, वो घर बैठे होते हैं ताकि ये फॉलो ना करें और हम इसको खारिज कर दें मुकम्मल तौर पे। और जिनके खिलाफ एफआईआर होती हैं वो ऊपर बैठे होते हैं पैसे लेके, उनसे पैसे लिए जा रहे हैं, मदई को धोखा दिया जाता है और खारिज कर दी जाती है। सबसे पहले हमने आपको दिखाया कि एक मुकदमे का मुद्दई जिसकी बोगस रिकवरी डाली जाती है इन्वेस्टिगेशन विंग की जानिब से, उसका क्या कहना था, क्या पुलिस के ऊपर उसके तहफ़्फ़ुज़ात थे, ये सारी तफसील आपको दिखाई। अब हम आपको दिखाते हैं लाहौर शहर में ही इन्वेस्टिगेशन विंग पर, और यानी कि इन्वेस्टिगेशन विंग की कारकर्दगी पर लोगों के क्या सवालात पैदा होते हैं। इन्वेस्टिगेशन विंग की कारकर्दगी में कितनी बेहतरी लाने की ज़रूरत है, इसका जिक्र भी हम आगे चल के ज़रूर करेंगे। सबसे पहले थाना शुमाली छोनी की हदूद में कत्ल की एक वारदात होती है। 302 की दफ़ात के तहत, 324 की दफ़ात के तहत मुकदमात दर्ज होते हैं, लेकिन मुकदमा मुद्दई इन्वेस्टिगेशन पुलिस की कारकर्दगी से मुतमिन नहीं होता। उनका वो क्या कहना है, उनका उस वक्त क्या मौक़िफ़ था, सबसे पहले हम आपको वो दिखाते हैं। आज 2 महीने ਤੇ 10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗਿਲਾ ਗੁੱਜਰ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਐਸਪੀ ਕੇ ਕੀ ਐਸਪੀ ਉਹਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ 40-50 ਲੱਖ ਉਹਨਾਂ ਕੋ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੀ ਕੱਢਦੇ। ਅੱਛਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਏ ਉਹਨੇ? ਉਹ ਬਾਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, 20 ਲੱਖ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਇੰਝ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਇੰਝ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ को सुन रहे हैं। अच्छा, 2 महीने 10 दिन हो गए। 22 तरीक का वाकया, 40 तरीक कितनी हो गई बात गन्ना लैके तुरे फिरते ने, एक दूसरे तुरे फिरते ने, डराते ने अगों भी खत्म कर दें। मेरे को कोई मैनू इंसाफ नहीं मिलन दिया, किसी को भी नहीं मिलन दिया। है थाना भी सारा मिलिया है, सरवर हो भी मिलिया है, किला गुज्जर सिंह भी मिलिया है। जे असी DI को गए हैं तो उन्हें भी कहा कि जाओ तारी सुनन दे, अगों उस तरह ही जी जाने अंदर, अच्छा चलो जाओ हो जाएगी। फिर असी CCB लाहौर को गए हैं, CCB लाहौर ने कहा जी जाके गल करो कि घलो ऐसे, तो वो जाते ही अं अंदर जाने कि हाँ भाई ये कर देना, वो कर देना, ये कर देना, वो कर, चलो जाओ हो जाएगा। ये तक सानू साफ नहीं मिल रहा। असी घर भुखे बैठे हैं, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਚਾਂ ਮੱਝਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਦਵਾਈਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਤਿੰਨੇ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਅਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫਾਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ। अच्छा, ਮੈਂ ਹੁਣ ਘਰ ਬੈਠਾ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਘਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਬਣਾਤਾ ਜਿੰਦਿਆਂ ਦਾ। इन्होंने एक दिन बेल कराते हैं तो दूसरे दिन दूसरी तारीख पे वो आके अपनी बेल वापस उठा लेते हैं कि जी हम ऊपर से बेगना कर दिए गए हैं। ठीक है। वो जब आईओ शहबाज से पूछते हैं कि ये क्या मामला है यार, तो आप हमारे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर सब इंस्पेक्टर शहबाज उसका ठीक नाम, है। वो कहता है जी मुझे ऊपर से अफसरान का दबाव है। फिर हम SP कैंट इन्वेस्टिगेशन के पास भी जाते हैं, उधर
डीआईजी इन्वेस्टिगेशन के पास भी जाते हैं, फिर सीसीपीओ के पास जाते हैं। और एक अच्छा, दिन यहाँ पे एक बात क्लियर करें कि आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं इन्वेस्टिगेशन पुलिस पे जी कि आपका एसएचओ ने ना नहीं, उसका मेरी असला बात भी है। पकड़ा है, वो बहुत आप अच्छा आदमी। आयो जो आपका था वो आपको कहता है कि भाई मेरे ऊपर से प्रेशर है तो इनको बेगुनाह करना है। हाँ। तो उसने ये नहीं बताया कि ये बेगुनाह ही क्यों करना है, इनको क्या ताल्लुक है इनका, या क्यों बेगुनाह करना है, कोई किस वजह से कर रहे हैं? वो कर रहे हैं कि जी इनके जो मोबाइल है ना उनकी लोकेशन बताती है कि ये इधर नहीं थे। हालांकि हम गवाह इधर उन्हें मौजूद हमने पाया का चचा फाइक का, वो खुद डीएसपी इन्वेस्टिगेशन के सामने माने कि मैं अपने भतीजे को ना जब उसने गोलियां चला दी तो मैं उसे भगवानपुरा छोड़ के आया। वो भी इधर मौजूद हुआ, वो भी कहीं और तो नहीं हो सकता ना जो छोड़ के आया, सहूलतकार भी हुआ। कातल को छोड़ना या तो कातल को थाने दे के आता ना, वो कातल को छोड़ के आया भगवानपुरा रिश्तेदारों के घर। और ये सारे मतलब सब मुलव्वस है। तो अब उन्होंने हमें तो ये पता चला कि जी 50 पेटी कहते हैं जिसको, 50 पेटी 50 लाख को कहते हैं जी, 50 लाख रुपया देकर इन्हें बेगुनाह किया है। ये इल्ज़ाम है। ये हमारी तो बात ही नहीं कोई सुन रहा। इसका मतलब तो यही है ना कि भाई पैसे हो गए होंगे। ठीक है। और छठा जो उसका बाप है उसने 2 बंदों को गोलियां मार के, वो उसके गवाह हैं जो इंजर्ड हैं, दोनों भाई जो इंजर्ड हैं जिनके पेट में गोलियां लगी हैं, वो गवाह हैं कि हमें उसके ये नसीर ने गोलियां मारी। अब वो नसीर की भी उन्होंने ना वो पैसे ले लिए हैं, उसके ऊपर असला नहीं डाल रहे ताकि वो भी महीने 20 दिन के बाद उसकी भी ज़मानत हो जाए। अच्छा, चले आपकी बात पे अगर यकीन कर लें कि पुलिस किसी पे असला नहीं डाल रही, 5 बंदों को पहले बेगुनाह कर दिया आपके कहने के मुताबिक, और फिर छठे को जो है वो नाबालिग होने का फ़ायदा मिलेगा, तो फिर असला सातवें, तो फिर असला चलाने वाला कौन? वो फाइक को कह रहे हैं ना, तो उसको जब फाइक जो नाबालिग है, हाँ, जो नाबालिग है वो जुडिशल है नहीं, क्योंकि इसने गोली चलाई, इसने 3 बंदों वो को, उसको सिर्फ उसको मुलजम करार देते हैं। और वो भी इसलिए कि ये फाइक भी जब वो उम्र का आ जाएगा ना नाबालिग का मसला, तो अदलिया इसे भी छोड़ देगी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद शरीफ। मोहम्मद शरीफ साहब, जी, ये मुमकिन है कि पुलिस इस तरह से इतने पैसे लेके इन्वेस्टिगेशन वाले किसी को बेगुनाह कर दें? आपका दिल मानता है, आपका दिमाग मानता है? देखें जी, आज तक कोई कत्ल हो ना, हाँ, अगर बंदे बेगुनाह भी हो जाएं, पहले उन्हें जमानतें खारिज करवा के रिमांड पे लाया जाता ये है। बात आपकी बिल्कुल ठीक है। फिर वो नामजद मुलजिम है। हाँ, फिर थाने बैठते हैं, हाँ। इन्वेस्टिगेशन होती है, उसके बाद वो अदालत में उनको पेश किया जाता है, उन्हें पेश किया जाता है, फिर जुडिशल करते हैं। फिर जुडिशल होने के बाद अदलिया का काम है कि ये बंदा बेगुनाह है, ये गुनाहगार है, ये किसके ऊपर ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। असला डाला है या नहीं डाला, या ये इसका ये सहूलतकार है, ये फलाना, ये किस मकसद के लिए है। फिर जो बेगुनाह होते हैं वो छूट जाते हैं। बिल्कुल ठीक जो है। गुनाहगार होते हैं वो 2 हों या 3 हों, वो फिर उन्हें चाहे उम्र कैद हो, चाहे उन्हें सजाए मौत हो। हम ये कहते हैं कि हमारे ये 2 ज़ख्मी हैं, इन पे इनकी 324 बनती है। अब ज़ख्मी कह रहे हैं कि हमें इन्होंने मारा है। वो मरने वाले की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई हैं, देखी है मैंने। हाँ, उसको सीधे फायर लगे हैं बाएं जानब छाती पे, दिल पे लगे। हाँ, 2, और एक बाजू को भी काट छूता हुआ गया। अच्छा, अब चले, इन्वेस्टिगेशन पुलिस जो है वो आपको इंसाफ नहीं दे पाई, आपके मुलजमों को बेगुनाह कर दिया, बेगुनाह लिख दिया उन्होंने, और उन्होंने कहा जी ये 5 तो बेगुनाह है। बेगुनाह है। आप मुझे ये बताएं कि अब आप क्या करेंगे? उन्होंने जमानत अब भी आप क्या करेंगे? क्या किस तरह से इंसाफ हमें लोगों ने कहा जी आप
एसपीओ के पास जाएं, आप आईजी साहब के पास जाएं, हमने उधर भी दरखास्तें दी, उधर भी कुछ नहीं हुआ। उधर भी नहीं हुई। वज़ीर आला को दरखास्तें दी हैं, ये दरखास्तें दे के आए हैं, उधर भी अच्छा जी, ये आईजी पंजाब की खुली कचहरी में आपने दरख्वास्त दी है, ये सीसीपी ये आपने सीसीपीओ साहब को दरख्वास्त दी है। अब इसके ऊपर तो फिर कुछ नहीं हो सकता आईजी और अब सीसीपीओ। इससे आगे हम तो आप इस कोर्ट आप के भी दरवाजे खटकाएं। कोर्ट कहती है कि जब तक पुलिस वाले कुछ नहीं उन पे डालेंगे हम उन्हें नहीं। ऐसा ही है, कोर्ट कुछ नहीं कर सकता। तो ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਸਰ ਵਾਕਿਆ ਉਹ ਵੀ ਐਸੀ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਨਾ ਉਹ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਰ ਮਾਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ? ਪੁਲਿਸ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਸਰ ਇੱਥੇ ਇਨਸਾਫ ਹੈਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਇਨਸਾਫ। ਇਨਸਾਫ? ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਸਰ ਇੱਥੇ ਪੈਸਾ ਖਵਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਖਵਾਤਾ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਖਵਾਤਾ, ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਮਾਰੀਆਂ, ਭਰਾ ਵੀ ਮਾਰਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਤਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੈਸਾ ਖਾ ਲਿਆ। ਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਖਵਾਤਾ ਸਰ। 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜਲੀਲੋ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੇ, ਸਵੇਰ ਜਾਂਦੇ ਤੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ, ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ 2 ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ, ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਮੀਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਸੇ ਆਲਾ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਮਿਲੋ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਇਨਸਾਫ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ। ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਰਾਏ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਸੋਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ, ਇੱਕ ਉੱਤੇ ਅਦਾਲਤ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਆਗ ਬਕੂਏ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰੇ, ਜੋ ਸੱਚ ਹੈ ਉਹ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਝੂਠ ਵੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਇਹੀ ਇੱਕ ਭਰਾ ਸਾਡਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ, 2 ਦੇ ਪੇਟਾਂ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਨੇ, ਘਰ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਇੱਥੇ, ਇਨਸਾਫ ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ को उम्मीद हैगी भी सानू इंसाफ मिलेगा। ये पुलिस के लिए, ख़ासकर लाहौर पुलिस के लिए और पंजाब पुलिस के सरबराह के लिए जो बड़े बुलंदोबाग दावे करते हैं, उनके लिए ये एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है कि वो ज़ख्मी जिसके भाई को कत्ल कर दिया जाता है, इसके छोटे भाई को ज़ख्मी कर दिया जाता है और इसको भी ज़ख्मी कर दिया जाता है। 3 सगे भाई जिसमें से एक कत्ल होता है, 2 शदीद ज़ख्मी होते हैं। वो इंसाफ के लिए पुलिस पर तवक्को ही नहीं करते हैं, उम्मीद ही छोड़ चुके हैं कि उनको इंसाफ नहीं मिलेगा। अगर उनको इंसाफ की उम्मीद है तो वो सिर्फ़ अल्लाह ताला की ज़ात पर है, लेकिन पुलिस और पुलिस के अफसरानों से वो उम्मीद ही खो बैठे हैं कि उनको किसी किस्म का इंसाफ पुलिस फराहम कर सकती है। आपने सुना किस तरह से इन्वेस्टिगेशन विंग की जानिब से लोगों के साथ एक अजीब सा खेल खेला जाता है। लोग किस तरह के इल्ज़ामात लगाते हैं इन्वेस्टिगेशन विंग पर। कहीं तो इन्वेस्टिगेशन विंग और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स की कारकर्दगी पर कई सवालिया निशान लोगों की जानिब से खड़े किए जाते हैं। दूसरी जानिब ऐसे चक्रों में इन्वेस्टिगेशन विंग की जानिब से आवाम को डाला जाता है कि वो परेशान हाल हो जाते हैं। थाना सांदा की हदूद में एक ऐसी कत्ल की वारदात होती है कि घर से बुलाकर घर की दहलीज के पास एक शख्स को कत्ल कर दिया जाता है और वो मुकदमे का मुद्दई भी और मकतूल का भाई भी इस केस के हवाले से क्या कहता है और इन्वेस्टिगेशन पुलिस के हवाले से क्या कहता है, ये भी सुन लीजिए। फिर आप मुकदमे के मुद्दई बन गए, फिर आप वहाँ पे जाते रहे, फिर हुआ क्या? उसके बाद पुलिस क्यों अभी तक नहीं पकड़ सकी? कोई भी मुलजिम गिरफ्तार नहीं हुआ है। अभी वो असर पप्पे का उसका भाई पकड़ा गया, वो ऐसे पकड़ा गया, उसने कचहरी में माम को कोशिश की थी मारने की। अच्छा, आपको? जी मुझे। कैसे? हम भाई निकले जल के कमरे से। हाँ। तो मैं था, मेरा छोटा भाई था, साहब कज़न थे, चाचू के बेटे। ठीक है। तो वो अदालत पेशी के लिए अदालत पेशी के लिए गए थे ना, तो उसकी माँ बेटे ने ना हमको मारने की कोशिश की थी। ठीक है। और हथापाई भी हुए हैं। अच्छा, हाथापाई भी हुए हैं। पुलिस मदद कर रही है कि नहीं कर रही? यही मदद कर रही है, ढूंढ रहे हैं ऐसे, तो अभी ढूंढा नहीं इनसे जा रहा। हाँ, तो फिर मदद कैसी हुई? कौन है आपका आईओ, कौन है, क्या नाम है उसका? शीशी। हाँ, आसफ, मलक आसफ। मलक आसफ, वो थाना सांदे में बैठा है, वो आपका तफ्तीशी है। जी। 4-5 फायर लगे हैं, ऐसे लगे हैं जब हम आए हैं पापा ख़त्म हुए।
पुलिस के पास जाते हैं, पुलिस वगैरह ये कह रहे हैं हम मदद करते हैं आपकी, क्योंकि पुलिस को हम जाके कहते हैं, रोते हैं जाके। अब अभी भी आपके साथ ये अपील है, IG पंजाब के आगे अपील है कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए, हमारे साथ बहुत बुरा हुआ है, हमारा इतनी उम्र नहीं, एज में ना हमारी इतनी एज है जो हमें मुसीबतें पड़ गई हैं। अब हम ये उधर गए हैं कोर्ट कचहरी पे, वहाँ फिर धमकियाँ लग रही हैं। पापा ने हमें बड़ा तंग किया, या मेरे चाचू को भी धमकियाँ लगा रहा है, तुम्हें भी मार देना है, सबको मार देना है, इतना पुआन हो गया, सारे ने मार देगा। सर हमारे साथ कोई तामन नहीं हो रहा, हमारा भाई बेगुनाह, बिल्कुल बेगुनाह था। इससे आसफ उर्फ पप्पे ने पहले 8 साल पहले मुझे गोलियां मारी था, मुझे अभी निशान है, और सलामपुर थाने में मेरी FIR भी है। सर कोई साड़ा लैन देन, सिर्फ ये कहते सन कि सानू पैसे दिती जाओ तो असीं खाई जाइए, वेले सन, इन्हां दा कारोबार कोई नहीं सी, कोई कारोबार नहीं सी ना, सिर्फ है ना ओदा माशाल्लाह मेरे भाई दा बहुत कारोबार सी, दे 10,000 दे 20,000 नूं धमकी ला के लै जाना। ਇਹ ਸਰ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 4 ਤਰੀਕ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਰਵੇ ਕਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੂਹ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਰ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੇਖੀਏ, ਬੱਚੇ ਸੰਭਾਲੀਏ, ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ? ਸਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਫਿਰ ਰੱਖੇ, ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ ਸਵਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਠੀਕ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ मेरा भाई नहीं हैगा, सानू मैनू मेरे बच्चे भी उन्ने प्यारे नहीं जिहड़े मेरे आ बच्चे प्यारे ने। असीं अपील नवां कोर्ट DSP दे पेश होए हाँ, उन्हें कहा जी तुसीं जाओ मलका आसफ कोल, मलका आसफ मुलजम क्यों नहीं फड़दा? मैं मलका आसफ नूं आण के क्या, उन्हें कहा जी वो नफरी भेजदा मैं फड़ लैंदा। कोई भी उस तो बाद मेरा भतीजा जाता है, अल्लाह जाने उन्होंने की कह देंदे ने की नहीं, वो जाना तो मदई ने ना, तो सारे नाल कोई अजे तक साडा ना मुलजम जिहड़ा असल मुलजम है उहदा कोई सानू सर पता नहीं लग रहा। सानू 24 घंटे का खतरा ही खतरा है, जब तक वो गिरफ्तार नहीं होता सानू सर खतरा ही खतरा है। पिछले केस की बात मुद्दइयों की ज़ुबानी आपने सुनी, अब हम आपको थाना हरबंसपुरा इन्वेस्टिगेशन पुलिस के कारनामे वो भी दिखाते हैं। अब तो ऑपरेशन विंग जो है वो मुकदमा भी दर्ज नहीं करती और ख़ुद फैसला भी नहीं कर पाती, बल्कि गली मोहल्लों में पंचायत के ज़रिए फ़ैसले करवाने को तरजीह देती है। और अगर मुकदमा दर्ज हो भी जाए तो उसकी इन्वेस्टिगेशन किस तरह से होती है, उसकी एक मिसाल है कि इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन हरबंसपुरा जो है वो किस तरह से मुकदमे में शामिल एक मुलजिम और दूसरी जानिब क्रॉस वर्शन के मुद्दई को किस तरह से जलीलो ख्वार करता है, ये भी आपको सुनवाते हैं। और पुलिस हुकाम इस बारे में क्या कहते हैं कि हम इस क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन को बेहतर कर रहे हैं, क्या ऐसे पुलिस अफसरान यानी कि ऐसे इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन के ज़रिए क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन बेहतर हो सकती है, ये भी ज़रा देख लीजिए। मैंने 23 तारीख वाले दिन हरबंसपुरा थाने में ये दरख्वास्त मार्क करवाई थी कि मेरी बीवी को और मेरे बच्चे को आपने FIR के लिए दरख्वास्त भी दे दी? जी दे दी थी मैंने। किस किस के खिलाफ? मैंने अपनी सास और अपने जो उनसे है वो मेरा जो साला है, ठीक है, और जो मशवरे के तौर पर जो उनसे है मेरे ससुर जी हैं, ठीक है, उनके खिलाफ मैंने दरख्वास्त दी। कि आपके बच्चे को भी नुकसान पहुँच सकता है, आपकी बीवी को भी नुकसान पहुँच सकता है, तो फिर पुलिस ने क्या किया? पुलिस ने जो उनसे है वो मुझे कॉल की थी 28 तारीख वाले दिन। अच्छा, 23 को आपने 23 को मैंने दरख्वास्त दी है, 28 तारीख को मुझे कॉल आई। अच्छा, ये है पाकिस्तान पे लाहौर पुलिस का जो निज़ाम है कि वैसे तो कहा यह जाता है कि फौरी तौर पे कार्रवाई अमल में लाई जाती है। 23 तारीख को एक शख्स इतनी हीनियस क्राइम होने की, मुतवक्को होने की दरख्वास्त देता है कि उसका बच्चा जो माँ के पेट में है और उसकी बीवी, उसको कत्ल किया जा सकता है। 23 तारीख को दरख्वास्त दी जाती है और 28 तारीख को हरबंसपुरा पुलिस जो है वो इनसे रब्ता करती है। ये लाहौर पुलिस की कारकर्दगी है। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद 28 तारीख को जब मुझे कॉल आई है तो मुझे पता चला है किसी के ज़रिए कि आपकी बीवी तो वफात पा चुकी हैं, इन्होंने कत्ल कर दिया उनको अबॉर्शन के दौरान। 28 तारीख को आपको पुलिस का फ़ोन आता है? जी जी, कि आपकी बीवी जो है वो नहीं पुलिस का फ़ोन नहीं आता, किसी का ज़रिए फ़ोन, किसी के ज़रिए। तो पुलिस का भी उसी दिन ही फ़ोन आता है? पुलिस का भी उसी दिन ही मुझे कॉल आ रही है। अच्छा, ठीक है, कि आपने ये दरख्वास्त मार्क करवाई है तो आप हमारे पास आएँ। ठीक है। तो तब मुझे उसकी कशमकश में मैं मसरूफ़ था कि मेरी आपको कौन बताता है कि आपकी बीवी मर गई है? या दोस्त अहबाब थे जिनके ज़रिए ये खबर मुझे पहुँची है। मेरे बच्चे को करना चाहते थे, ये हॉस्पिटल में लेकर गए हैं,
प्राइवेट हॉस्पिटल? प्राइवेट हॉस्पिटल है, इनके घर के पास है। अच्छा। आप उससे जाकर पूछें कि ये लड़की यहाँ पर आई है, इन्होंने उसको मेडिसिन दी है कोई, या इनका पता नहीं अबॉर्शन करवाया या मेडिसिन दी है उसको अबॉर्शन कराने के लिए, जिसकी वजह से उसको डेथ हो गई है। इन्होंने कत्ल कर दिया उनको मेडिसिन देकर, जहरीली कोई मेडिसिन दी है इन्होंने ऐसे। फिर वहाँ पर मौके के ऊपर मनावा SHO साहब खुद आए हैं। अच्छा, पुलिस उनको पुलिस स्टेशन मनावा लगता है? जी मनावा, जहाँ पे वो रहते हैं। और आप जहाँ पे रहते हैं आपको हरबंसपुरा लगता है हमें। ठीक है, फिर वहाँ पे क्या हुआ? वहाँ पर पुलिस आई है तो ये डेड बॉडी को लेकर जाने लगे थे जंग वाली साइड पर दफनाने के लिए। आपको इतला भी नहीं की कि आपकी बीवी फौत हो गई? कोई इतला नहीं मुझे दी इन्होंने कि कोई इतला दी। आपकी लव मैरिज थी? मेरी अरेंज मैरिज थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि इतना हम में प्यार था कि वो यही लगता था कि हमारे में प्यार इतना था कि वो यही कहते थे कि आपकी लव मैरिज है। इतना कि उन्होंने उसको डिग्रेड किया है, मेडिसिन खिलाई इन्होंने कि मैं आपको बता नहीं सकता, मैं बयान नहीं कर सकता आपको उन्होंने क्या मामला किए हैं उसके साथ। मेरी सास, मेरा ससुर और जो मेरा राशिद साला है, ये यही कह रहे थे कि इसको तिबी मौत आई है। अच्छा। अगर इसको तिबी मौत आई थी तो इनका हक बनता था कि मैं उसका शौहर था, मेरे निकाह में थी, रजिस्टर्ड निकाह था मेरा, मुझे बताते ये। इन्होंने अपने नंबर क्यों बंद किए उस टाइम? मुझे क्यों नहीं इन्होंने इतला की ये बात पर? इन्होंने कोई गलत काम किया उसके साथ तो इन्होंने नहीं ना इतला की, इन्होंने कत्ल किया। आपको लगता है कि आपकी बीवी को कत्ल किया गया? जी बिल्कुल, मेरे बच्चे और मेरी बीवी को दोनों को कत्ल किया। फिर आपने कानून के मुताबिक कोई एप्लीकेशन मैंने हरबंसपुरा में दायर की हुई है। क्या हरबंसपुरा? नहीं सॉरी, मनामा में। ठीक है, मनामा में SHO साहब को मैंने दी हुई। क्या FIR दी? FIR मैंने यही दी है कि आपसे मेरी इल्तिजा है कि इन्होंने मेरी बीवी को और मेरे बच्चे को 2.5 माह को कत्ल कर दिया मेडिसिन को जहरीली देकर। और बराए मेहरबानी आपसे दरख्वास्त की जाती है कि इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करके इनको जो है सख्त से सख्त क्या कार्रवाई होनी है? 302 की FIR होनी चाहिए, लेकिन अभी तक नहीं हुई। कितना अर्सा हो गया? तकरीबन उनकी डेथ को 28 तारीख की फौत हुई है और आज आप देख लें क्या डेट हो गया, कोई FIR नहीं हुई। ये उधर चीखो पुकार करता रहा कि इन्होंने बच्चे को, मेरी बेगम को नहीं छोड़ना, मगर इसकी किसी ने नहीं सुनी, मैं भी किसी ने नहीं सुनी। सारे यही कहते रहे कि यार पंचायती फैसला है, कुछ नहीं होता, माँ बाप इतने जालिम थोड़े होते हैं। उसके बाद हमें पता चला कि इसकी ये सकी माँ नहीं है। अच्छा, उससे अच्छा, ये जो पंचायत करने वाले हैं इनके पास कौन जाता है? ये आप जाते हैं या लड़की इनके वाले? पास पुलिस वाले भी हैं, उधर मौजूद थे। अच्छा, लड़की वाले जाते हैं? लड़की वाले जाते हैं ना, पुलिस वाले उधर, लड़की वाले भी उधर थे। पुलिस बीच में है तो फिर पंचायती या पंचायत वालों पे किसी के डेरे पे जाने का क्या जवाब है? ये जवाब ये बना है कि पुलिस से हमें कह रही जी चौधरी अदीनान के डेरे पे आ जाए। हालांकि पुलिस को ये हक हासिल नहीं, उन्हें कहने नहीं चाहिए क्योंकि वो उनका खुद फैसला, कह रहे थाने आ जाए। हाँ, थाने आपको कह रहे थाने आ जाए, डेरे पे तो कहना चाहिए नहीं था। हाँ। वो कह रहे चौधरी अदीनान के डेरे पे आ जाए। ठीक है। हम अब उनके माँ भाई और उनके कुछ दोस्त जो थे वो तो सारे उधर मौजूद थे, तो हम भी उधर चले गए हैं। शरीर अपनी बेगम को साथ लेके चला गया। जब बंदे इंटर हुए हैं तो उसके भाई ने ना उसकी माँ ने से फिर पकड़ लिया। अच्छा, फिर हमने छुड़ाया है वहीं पे पुलिस के सामने। ये सारा वकुआ पुलिस के सामने हुआ है। ठीक है। और पुलिस पंचायती फैसला किसी के डेरे पे ले जा किसी के डेरे पे कर रही है। जब डेरे पे हरबंसपुरा पुलिस थी? हरबंसपुरा पुलिस थी। ठीक और है। उनका नाम मिंगे खान नाम है उनका। किसका? मिंगे खान। मिंगे खान ASI है, वो भी उधर मौजूद है। सब रजामंदी से उनका ठीक है 10 दिन के बाद हम वापस आएंगे, तो आके ना जो रजामंदी उसके बाद फिर आपको इतला मिलती है? उसके बाद हम इसे अगले दिन तला मिलती है, इसके खिलाफ पर्चा हो गया। अच्छा, पर्चा हुआ है, उसी 1 घंटे के बाद पुलिस ने रेड भी कर दी है। ये अल्लाह, ये खुदा के कुदरत, ये घर पे नहीं थे। पुलिस इन्वेस्टिगेशन वाली आती है पर्चे के बाद या पुलिस वाले? इन्वेस्टिगेशन वाली आती है। इतनी तेजी से पर्चा हुआ है और इतनी तेजी से रेड हुई है, ये पहला मेरी ज़िंदगी का वाक़या ऐसा हुआ है। हाँ। कि सारा कुछ इतनी तेज़ी से हुआ है। ये एक बड़ा अजीबोगरीब किस्म का वाक़या है जिसमें पुलिस जो है वो किसी के डेरे पे जाके अब फैसले करवाती है और मुकदमा दर्ज होता है उस पंचायती फ़ैसले के बावजूद, और पुलिस फौरी तौर पे रेड भी कर देती है। लेकिन मुबैना तौर पर इसकी बीवी को जो कत्ल करने वाले लोग हैं या गलत दवाई के साथ, गलत इंजेक्शन के साथ उसकी डेथ होती है, उसके ख़िलाफ़ कोई कानून के मुताबिक कार्रवाई नहीं होती है। जो झगड़े की कार्रवाई है उस पर तो फौरी मुकदमा दर्ज हो जाता है। और इन्वेस्टिगेशन पुलिस जो है, हरबंसपुरा की इन्वेस्टिगेशन जो पुलिस है, जो मियाँ आसिफ इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन है, वो इनकी क्रॉस वर्शन भी नहीं करते हैं कोर्ट के आर्डर के बावजूद।
ये वो केसेस थे जिसका जिक्र हमने किया और जिनकी आवाज़ आप तक पहुंचाई। ऐसे बेशुमार केसेस होंगे जिसमें इन्वेस्टिगेशन की कारकर्दगी और इन्वेस्टिगेशन पर कई एतराज़ात लोगों को होंगे जिनकी आवाज़ ना तो पुलिस अफसरान तक पहुंच पाती है और ना ही ये आवाज़ शायद हम तक पहुंची हो। इस तरह के बहुत सारे केसेस ऐसे भी हैं जिसमें लोग कानूनी रास्ता इख्तियार करते हैं। बाज़ लोगों को जिनको एतराज़ होता है वो मीडिया के ज़रिए अपनी आवाज़ बुलंद करवाने के लिए, अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए कि पुलिस हुकाम तक, आला हुकाम तक उनकी आवाज़ पहुंच जाए, हम तक आते हैं। वो तो हमने आपको दिखा दी। फिर कुछ कानूनी रास्ता इख्तियार करते हैं कि चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन में लोगों को जो है ये उम्मीद होती है कि अगर वो चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन करवा लेंगे तो शायद उनकी तफ्तीश मयारी हो जाए, लेकिन बाद में उन्हें चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन के बाद भी मायूसी का सामना करना पड़ता है। हर हफ्ते बोर्ड होता है, फर्स्ट बोर्ड होता है, फिर सेकंड बोर्ड होता है, उसमें भी सैकड़ों की, दर्जनों की तादाद में इन्वेस्टिगेशन तब्दील करवाने के लिए दरख्वास्तें दी जाती हैं। अदम एतमाद इन्वेस्टिगेशन के आईओ जो इंक्वायरी ऑफिसर या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होते हैं उन पर किया जाता है। तब्दीली तफ्तीश हो भी जाती है लेकिन फिर भी उनको इंसाफ नहीं मिल पाता। अब हम जिक्र करते हैं उस इन्वेस्टिगेशन के मयार की तब्दीली का, उस इन्वेस्टिगेशन में बेहतरी लाने की बात का, जिसका जिक्र CCP लाहौर बिलाल सदीक कमयाना साहब ने किया। उन्होंने इस बात का भी एतराफ़ किया कि बहुत कुछ ऐसा है जो हमने दुरुस्त किया। जैसे कि वो बताते हैं कि 2018 से लेके 2024 तक इतने केसेस थे जिनकी तादाद लाखों में बनती है, ज़ेरे तफ्तीश थे, उनको हमने मुकम्मल किया। उनको जब मुकम्मल किया तो अब उनकी तादाद सिर्फ हज़ारों में रह गई है, जिसमें बहुत सारे मुल्ज़मान नामज़द उसमें होते हैं, बहुत सारे नामालूम होते हैं। लेकिन उनकी तवज्जो थी, उनका फोकस था कि जिन अफराद के ख़िलाफ़ नामज़द FIR होती है उस केस को फौरी तौर पे मुकम्मल और हल किया जाए। लेकिन उनकी नीयत पे हम तो शक नहीं कर सकते, लेकिन इस बात पर एतराज़ ज़रूर किया जा सकता है कि जो ज़िम्मेदारी TIG इन्वेस्टिगेशन के ज़िम्मे है वो किस तरह से अपने नीचे के अमले से काम करवा रहे हैं और उनके सवालात, लोगों के सवालात उनके काम के ऊपर काफ़ी सारे असर अंदाज होते हैं। लेकिन देखना अब ये है कि इन्वेस्टिगेशन के मयार को कैसे बेहतर किया जा सकता है, किस तरह से इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्वालिटी बेहतर हो सकती है। इसके लिए CCP लाहौर के पास क्या फार्मूला है ये आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन इस हवाले से उनका क्या कहना है मैं और आप उनकी ज़ुबानी सुनते हैं। आप हैरान होंगे कि लाहौर में 3 लाख की रजिस्ट्रेशन है साल की। इस वक्त आज के दिन सिर्फ 3300 मुकदमे ज़ेर तफ्तीश हैं जिसमें मुल्ज़मान नामज़द हैं। नामलूम की बात नहीं कर रहा, एक थाने में इतने मुकदमे होते थे। पूरे लाहौर में 3300 मुकदमा सिर्फ ज़ेर तफ्तीश है, नामज़द जिसमें मुल्ज़मान है, और उसमें से भी 50% बिजली चोरी के हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल आपकी सही है कि हमें बेहद ज़रूरत है क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन पे फोकस करने की, और मेरा अगला टारगेट भी यही है और यही हमारी मीटिंग्स पे एजेंडा भी यही है कि अब हमने जब बैकलॉग ख़त्म कर लिया है तो अब हमारा मेन फोकस क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन पे होना चाहिए कि उसकी क्वालिटी इंप्रूव करें। बाकी जो बात आपने रिकवरी की सम टाइम ऐसे होता है, क्योंकि आपको भी बेहतर पता है कि अगर फ़ोन लॉक दो तो वो लॉक खुलता नहीं है, फ़ोन बेकार हो जाता है, तो फिर जो क्रिमिनल है उसके स्पेयर पार्ट्स सेल करता है। तो जब वो स्पेयर पार्ट्स में चल जाता है, फ़ोन ब्रेकअप हो जाता है, तो फिर फ़ोन रिकवर करना मुश्किल होता है। उससे जो फिर पैसे रिकवर होते हैं वही मुद्दई को हैंड ओवर। आज के जुर्म अंजाम में हमने आपको दिखाया कि पुलिस हुकाम की जानिब से किस तरह से इन्वेस्टिगेशन और इन्वेस्टिगेशन की कारकर्दगी को बेहतर करने के दावे भी और वादे भी किए जाते हैं। लोगों को किन मसाइल का सामना करना पड़ता है, लोग किस तरह से इन्वेस्टिगेशन की कारकर्दगी से मुतमिन नहीं हैं और पुलिस हुकाम इसमें क्या बेहतरी लाना चाहते हैं, ये सब कुछ हमने आपको दिखाया आज के प्रोग्राम में। आज के प्रोग्राम में हमने ये दिखाने की कोशिश की, इस बात पे निशानदेही करने की कोशिश की कि इन्वेस्टिगेशन विंग लाहौर पुलिस का काम करने के साथ साथ कुछ उसमें बेहतरी लाने की भी कोशिश करे। तनकीद बराए इस्लाह के लिए हमने ये आज का प्रोग्राम किया। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।